नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए आपका जो विज्ञान विषय है, फरवरी 2021 में जो आपका पेपर प्रस्तावित है, उसके लिए हमने मॉडल पेपर देखा था। यदि नहीं आपने देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला जो मॉडल पेपर है वो विज्ञान विषय वाला वो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे उसी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। और मैंने कहा था कि जैसे ही 1000 लाइक कंप्लीट होंगे हम देखेंगे सॉल्यूशन। और जब वीडियो पड़ा था उसके 3 ही घंटे में जो है आपका जो 1000 लाइक वाला लक्ष्य रखा था वो कंप्लीट हो गया था। तो अब हम भी इसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं और पूरे उत्साह के साथ हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे विद चित्र सहित। तो ये आपकी स्कीम है, तो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 5 बहुविकल्पीय से। पहला बहुविकल्पीय आया था कि जो गोताखोर हैं उनके सांस लेने की क्रिया में कौन सी गैस उपयोग की जाती है। ये गोताखोर आपने देखे होंगे इस प्रकार से, जो समुद्र है, पानी है, उसके नीचे जाते हैं। तो इस प्रकार से जो आप सिलेंडर देख रहे हैं ना, ये लगाए रखते हैं, इसी में गैस भर के ले जाते हैं। तो यही पूछा गया है कि गोताखोर के सांस लेने की क्रिया में कौन सी गैस उपयोग की जाती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, ऑक्सीजन तथा ऑर्गन या ऑक्सीजन तथा नियॉन। बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला ऑक्सीजन तथा हीलियम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑक्सीजन और हीलियम ये दोनों जो गैसें हैं, इनका मिश्रित जो टैंक यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इन दोनों गैसों का मिश्रित टैंक अपनी पीठ पर रखते हैं गोताखोर। और इससे क्या होता है, इनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो जो है वो नियंत्रित रहता है। तो इसी का यूज जो है वो करते हैं। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न 2 की तरफ कि कार्य का सीजीएस पद्धति जो है उसमें मात्रक क्या होगा। जूल होगा, अर्ग होगा, गुलाम होगा या फिर शक्ति होगा। और एक ना एक प्रश्न हर साल आप देखेंगे यहां से पूछा ही जाता है। तो बताना है आपको कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक जो है वो क्या होगा। तो आंसर की बात करते हैं। आपका आंसर दूसरा वाला ऑप्शन अर्ग जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न को मैंने रखा ही इसलिए था कि मैंने सीजीएस पद्धति में मात्रक पूछा था और बहुत से लोगों ने आंसर ए जूल दिया था। जूल आपका मात्रक जरूर होता है, पर सीजीएस पद्धति में मात्रक आपका अर्ग होता है और एसआई मात्रक जो होता है वो आपका जूल होता है। तो इसीलिए इस प्रश्न को मैंने रखा था कि आप इस तरह की गलती पेपर में ना दोहराइएगा कि जब आपसे पूछा जाए जूल का जो है यानी कार्य जो है उसका सीजीएस पद्धति में मात्रक जो है वो क्या होगा। तो जिसने जिसने दूसरा ऑप्शन दिया था उनका बिल्कुल सही है, पर जिसने पहला दिया था वो इसको याद रखिएगा। देखते हैं हमारा तीसरा बहुविकल्पी है। तीसरा बहुविकल्पी है कि कॉपर पाइराइट किसका अयस्क है। 4 ऑप्शन है, तांबा का, पोटेशियम का, सोना का या फिर लेड का। यहां से भी हर साल एक ना एक प्रश्न पूछा ही जाता है अयस्कों से संबंधित, इसलिए मैंने पूरी लिस्ट ही आपको दिखा दी थी जो 3 वीडियो में मैंने पूरा कोर्स कराया था। तो यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। बात करते हैं आंसर की इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका पहला ही ऑप्शन तांबा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, तांबा जो है इसी को हम कॉपर के नाम से जानते हैं। अब आपने तो पढ़ा है कि कॉपर जो धातु होती है उसके अयस्क होते हैं कॉपर ग्लांस, कॉपर पाइराइट। और कॉपर पाइराइट का जो सूत्र होता है वो CuFeS2 होता है, कॉपर ग्लांस का Cu2S होता है। ये सब आपने पढ़ा है, पर तांबा ही इसी को कहते हैं। ये आपको अगर नहीं पता होता तो ये आपका प्रश्न गलत हो जाता। तो ध्यान रखिएगा, कॉपर को ही तांबा कहते हैं और ए वाला आपका ऑप्शन तांबा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब जो है वो किया गया है। 4 ऑप्शन है, 1984, 1835, 1935 या 1940। बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन सी वाला 1935, आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा लास्ट जो है वो बहुविकल्पी है और पांचवा बहुविकल्पी है आपका पीतल इनमें से किसका मिश्रण होता है। मैंने आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक भी बताई थी उन 3 वीडियो में कि पीतल किसका किसका मिश्रण होता है। इसको याद रख सकते हैं इस ताज से। आप ये जो पीतल देख रहे हैं ये पीतल का क्या बना हुआ है, ताज बना हुआ है। और ताज पीतल का बना है, बस यही आपकी ट्रिक है। ताज आप इस टाइप से लिखिए तो ताज में जो ता आ रहा है इससे तांबा याद हो जाएगा और जो जा आ रहा है उससे जस्ता याद हो जाएगा। तो तांबा और जस्ता बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कभी गलत होगा, कभी भी नहीं गलत होगा। आपका बी वाला ऑप्शन बा वाला जो है वो सही हो जाएगा। आपने लोगों ने इतना भरपूर लाइक और शेयर किया उस वीडियो को जो इससे पहले मॉडल पेपर बनाया था, उस सारी चीजों से मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसीलिए मैंने देखे इसमें आपका केवल बहुविकल्प ही नहीं दी, साइड में चित्र भी लगा दिया ताकि चीजों को और ज्यादा आप कनेक्ट करें। तो अपना आप फर्ज निभाते रहिए, मैं अपनी तरफ से पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको देने का। देखते हैं हमारे अति लघु प्रश्न जो कि 6 से 11 की आते हैं, जिसमें छठा प्रश्न आपका मैंने पूछा था कि प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव पुस्तक जो है वो किसकी है और जैव विकास के किस सिद्धांत से जो है ये संबंधित है। तो सबसे पहले
जो पहला भाग है प्रश्न का कि पुस्तक किसकी है, तो ये जो है वो डार्विन की जो है वो पुस्तक है, सबसे पहला ये आंसर। और दूसरा ये पूछ रहा था कि जैव विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है, तो ये आपका डार्विन ने क्या दिया था, डार्विनवाद दिया था, तो उसी से ही संबंधित है जैव विकास का ये जो पुस्तक का नाम लिखा हुआ है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव। ये बुक आपकी पूछी बहुत जाती है। और एक और बुक है, वो है आपकी फिलॉसफी जूलॉजिक। वो पुस्तक जो है लैमार्कवाद के संदर्भ में है। फ्रांसीसी जो वैज्ञानिक थे जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, उनकी जो है वो पुस्तक थी उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी हम कहते हैं उसको। पर ये अलग है, आपका ये डार्विनवाद है और वो आपका लैमार्कवाद है। ये जो अंतर है उसको मत भूलिएगा। तो यहाँ पर छठा वाला हमने प्रश्न देख लिया। देखते हैं चलिए हमारा अगला सातवां प्रश्न कि खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल किसी एक की परिभाषा आपको बतानी थी। मैंने इतनी सरल डेफिनेशन आपको बताई थी कि खाद्य श्रृंखला की जब बात हो, आप कहेंगे कि जीवों की श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होती है उसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और जब खाद्य जाल की बात की जाए तो आप कहेंगे जो विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं ये जब एक जाल के रूप में जो है प्रदर्शित की जाती हैं, तब आप क्या कहते हैं, उसे खाद्य जाल कहते हैं। तो दोनों को आप आपस में कनेक्ट करके आसानी से याद रख सकते थे। अब इन्हीं में अगर अंतर पूछ लिया जाता तो ये एक डेफिनेशन का अंतर आप बता सकते थे। एक अंतर ये कह सकते थे कि खाद्य श्रृंखला जो होती है उसमें संख्या निश्चित होती है, और खाद्य जाल जो है इसमें अगर बात करें तो संख्या अनिश्चित भी हो सकती है। तो इस प्रकार से एक उदाहरण भी दे सकते थे अलग से, जिसमें खाद्य श्रृंखला का एग्जाम्पल लिख देते, एक में खाद्य जाल का। तो ऐसे अंतर पूछा जाता है तो भी आप कर ले जाते, परिभाषा पूछी गई तब भी आप कर ले जाते। अगला देखते हैं हमारा आठवां, पिग आयरन क्या है। प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था और मैंने आपको बताया भी था कि डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे कि वात्या भट्टी से प्राप्त, वात्या भट्टी से प्राप्त जो लोहा होता है उसे हम पिग आयरन कहते हैं। अच्छा, वात्या भट्टी से एक चीज मुझे याद आई, एक वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं जिसमें साइंस के जितने भी चित्र आपके पूरे कोर्स में हैं सभी चित्र एक ही वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और ये वीडियो आपको कल तक मिल जाएगा, तो एक साथ सारे चित्र आपको वहां से रिवाइज करने में आसानी रहेगी। पिग आयरन क्या है, इसके कोई दो उपयोग। तो पिग आयरन क्या, मैंने बताया कि वात्या भट्टी से प्राप्त जो लोहा होता है वो आपका पिग आयरन कहलाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो पिग आयरन होता है इसमें 93% जो है आपका लोहा होता है और 4% आपका कार्बन होता है। और बाकी अगर देखें 93 और 4 जोड़ेंगे तो आपका पूरा 100 नहीं पहुंचेगा, तो जो बाकी प्रतिशत बच रहा है वो आप कहेंगे शेष अन्य अशुद्धियां होती हैं जो बाकी रह गया है। और जब अशुद्धियां देख रहे हैं इसमें परसेंटेज बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए इसका गलनांक भी जो है वो कम होता है। ये आपने देखा पिग आयरन के बारे में। अब बात करते हैं कोई दो उपयोग। तो दो उपयोग में पहला उपयोग आप लिख सकते हैं पाइप बनाने में इसका यूज किया जाता है। दूसरे उपयोग में आप लिख सकते हैं नहाने के टब बनाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। तीसरा आप उपयोग लिख सकते हैं कूड़ादान जो है आदि बनाने में। इस टाइप से लिख सकते थे, दो ही पूछा गया था तो कोई भी आप लिख सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नवा, मनुष्य में पाए जाने वाले किन्हीं 4 अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। अब 4 अवशेषी अंग यहां पर पूछे गए थे पर मैंने तो आपको 5 बढ़ाए थे कि अगर 5 आप याद किए उसमें एक ना भी याद आए तो यहां कम से कम 4 आप लिख ले जाएं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है निमेषक पटल। जो मनुष्य होता है उसमें अर्धचंद्राकार झिल्ली के रूप में जो है वो होते हैं और ये जंतुओं में ही पाए जाते हैं निमेषक पटल। शॉर्ट में मैं नी करके लिख देता हूं। दूसरा आपका अवशेषी अंग है पूंछ, जो कि पहले देखते थे आप, धीरे धीरे विलुप्त भी हो गई है और अभी भी अवशेष उसके देखने को मिलते हैं। तो तीसरा दूसरा ये हो गया। तीसरे की बात करते हैं तो तीसरे में आपका आता है कर्ण पल्लव की पेशियां। कर्ण पल्लव की पेशियां मनुष्य में अवशेषी अंग में तीसरा आप लिख देंगे। और 4 ही पूछे गए थे तो चौथा आप लिख सकते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स भी आपका अभी भी आपको जो मानव शरीर है उसमें देखने को मिलती है। वैसे अपेंडिक्स का यूज जो होता था, पहले मनुष्य घास वगैरह खाता था तो उसी को पचाने के संदर्भ में ही मनुष्य में थी, पर अब तो खाता नहीं घास, तो अब उसका यूज रह नहीं गया, पर वो अब एक अवशेषी अंग के रूप में जो है वो देखा जाने लगा है। 4 हो गए। और एक और एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं, वो है अक्कल दाढ़। इसके माना जाता है कि वही 20-23 उम्र जब हो कंप्लीट हो जाती है तब ये निकलता है। तो ये 5 हैं जो आपके अवशेषी अंग के रूप में जाने जाते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो कि है 10वां, कि रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम। और किसी एक रुधिर कणिका का नाम लिखना था। मतलब पहले वाले में ये पूछा गया था कितने प्रकार की होती हैं, अति लघु में क्वेश्चन आया है तो ऐसे ही पूछा गया है। तो पहले के हिसाब से तो आप क्या लिखेंगे कि जो रुधिर कणिकाएं हैं वो
तीन टाइप की होती है। प्रश्न को ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर रुधिर पूछा गया होता तो दो टाइप का होता। कौन कौन सा? एक आपका होता है रुधिर कणिकाएं और दूसरा आपका होता है प्लाज्मा। पर यहाँ पर रुधिर नहीं पूछा गया है, यहाँ पर रुधिर कणिकाएं ही पूछा गया है। तो रुधिर कणिकाएं आपकी तीन प्रकार की होती हैं। एक लाल रुधिर कणिका होती है, एक श्वेत रुधिर कणिका होती है और तीसरी होती है जिसे हम रुधिर प्लेटलेट्स भी कहते हैं और उसे हम बिम्बाणु के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पर ये कह रहा है ना उनके नाम तथा किसी एक रुधिर कणिका का नाम लिखिए, तो आपके तो तीनों ही मैंने लिख दिए। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी जान लीजिए कि लाल रुधिर कणिका जो है वो केंद्रक विहीन होती है, अस्थि मज्जा में जो है ये बनती है, भ्रूण में यदि बात करें तो यकृत और प्लीहा में बनती है। श्वेत रुधिर कणिकाओं की अगर बात करें तो केंद्रक युक्त होती है, वर्णक इसमें नहीं होता है, इसलिए श्वेत रुधिर कणिका आपकी रंगहीन होती है और बनती कहां है? तो प्लीहा में बनती है। और श्वेत रुधिर कणिका का जो वर्क होता है वो होता है प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में, यानी कि हमारे शरीर को रोगों से रक्षा से लड़ने के संबंध में ये रक्षा जो है वो करती है, कह सकते हैं प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में काम करती है। जीवन काल भी आरबीसी का होता है, वही 20 से लेकर 120 दिन तक, कहीं कहीं मैक्सिमम 127 दिन भी लिखा रहता है। श्वेत श्वेत रुधिर जो कणिका होती है उसका जीवन काल 1 से लेकर 4 दिन तक का होता है। और तीसरा आपका है रुधिर प्लेटलेट्स, ये रुधिर का स्कंदन का काम करती है। जैसे कोई घाव लग गया, खून बहने लगा, तो वहां पर धीरे 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 देखते हैं कि एक लेयर जम जाती है, तो रुधिर का स्कंदन का कार्य करती है कि घाव लगा जो रक्त वाहिनी है उनसे खून का बहाव का रुकना। और ये किसके कारण होता है? सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, फाइब्रिन जो होता है उसके जमाव के कारण ऐसा होता है। यहाँ तो मैंने बहुत स्पीड में बताया, पर मैंने जब 3 वीडियो में पूरा कोर्स कराया तो वहां पर डिटेल में चीजें ये बताई थी। चलिए देखते हैं हमारा लास्ट जो है वो अति लघु कि धातु गैल्वेनीकरण प्रक्रिया जो है वो क्या है। तो धातु गैल्वेनीकरण होता है धातु चढ़ाना। मैंने आपको क्या पढ़ाया था? धातुओं का संक्षारण जो है उससे बचाना। संक्षारण क्या होता है? यानी कि धातु को नष्ट होने से बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। अब नॉर्मल आप देखते हैं, आप घरों में क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं या फिर ग्रीस या तेल लगा देते हैं, जिससे क्या होता है जो धातु है संक्षारण नष्ट होने से बचती है, उसमें जंग नहीं लगती है। उसी प्रक्रिया में एक आती है प्रक्रिया गैल्वेनीकरण, इसी को हम कहते हैं धातु चढ़ाना। और चौथी एक और होती है जो होती है विद्युत लेपन, जिसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो क्रोमियम या टिन की जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, वो मैंने अलग से बताया था। पर जो प्रश्न में पूछा गया धातु गैल्वेनीकरण, इसकी अगर बात करें तो आप क्या कहेंगे कि पिघला हुआ जो जस्ता होता है उसमें डुबोकर उस पर इस्पात या लोहे के ऊपर की बात की जा रही है, धातु जो है वो चढ़ाने का कार्य किया जाता है। बस मेन यहाँ पर पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पिघले हुए जस्ते में डुबोकर आपकी धातु चढ़ाई जाती है, इसी को हम गैल्वेनीकरण प्रक्रिया कहते हैं। और ये धातुओं को संक्षारण से बचाना या नष्ट होने से बचाने के लिए किया जाता है। हो गए हमारे अति लघु, बढ़ते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। और वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा हो तो कोई टारगेट मैं सेट नहीं कर रहा हूं, आपने जैसा पिछले वाले वीडियो को रिस्पांस दिया था, उम्मीद करता हूं उससे अच्छा और रिस्पांस आप देंगे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर जो है वो करेंगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते रहिएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 12 प्रश्न है जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया था। समजात तथा समरूप अंग में अंतर बताइए। तो सबसे पहले बात करते हैं समजात की। तो आप क्या कहेंगे कि कुछ अंग मूल रचना और उद्भव में समान होते हैं किंतु अलग अलग कार्य होने के कारण देखने में एक जैसे नहीं लगते हैं, असमान लगते हैं। तो जो ऐसे अंग होते हैं उन्हीं को हम समजात अंग जो है वो कहते हैं और इनकी समानता को हम समजातता के नाम से जानते हैं। हो सकता है प्रश्न में आपसे समजातता पूछ लिया जाए और आप सोचें कि अरे ये क्या पूछ लिया गया, तो उसी से ही ये कनेक्ट होकर निकला है। समरूप में क्या बात करें तो जस्ट इसका अपोजिट कि जो अंग समान कार्य करने के कारण दिखाई तो समान देते हैं लेकिन मूल रचना उद्भव में भिन्नता होती है, वो आपके समरूप अंग कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल भी आपको जरूर देना है क्योंकि लघु में पूछा गया है। तो आप क्या कहेंगे, जैसे कि मनुष्य है उसके आगे के जो हाथ होते हैं वो पकड़ने के काम आते हैं, चीता आगे के 2 पैर होते हैं दौड़ने के काम आते हैं, व्हेल मछली के जो पंख होते हैं तैरने के काम आते हैं। तो देख रहे हैं इनके सब कार्य अलग अलग है पर इनकी जो संरचना होती है, उद्भव होता है, वो समान होता है। तो ये समझाता में आपके एग्जाम्पल में आ जाते हैं। समरूप में क्या होता है, मधुमक्खी और बिच्छू जो है उसका जो डंक होता है, देखने में तो आप दूर से देखेंगे कि मधुमक्खी का भी जो है डंक एक ही जैसा है, बिच्छू का भी वैसा ही है, पर एक्चुअल में जो उनकी जो संरचना होती है, उद्भव होता है, वो आपका भिन्न भिन्न होता है। तो ये आपका समरूप अंग में आप लिख सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 13 जो कि है धातु और अधातु में अंतर बताइए। तो अंतर बहुत पूछ रहा था धातु अधातु में। तो देखिए धातु की अगर बात करें तो ये आप कहेंगे कि ये अपारदर्शी होती है और अधातु में क्या होता है, पारदर्शी होती है, अपार भी होती है और पारभासी भी होती है, तीनों होती है। धातु में आप कहेंगे कि ऑक्साइड जो है ये क्षारीय होता है और अधातु में कहेंगे कि अम्लीय होता है।
धातु की अगर बात करें तो ये ठोस होती है केवल और केवल पारे को छोड़कर, पर जो अधातु होती हैं वो आपका ठोस, द्रव, गैस तीनों ही अवस्था में जो है वो पाया जाता है। धातु अगर ठोस है तो इसका गलनांक भी ज्यादा होगा, तो उच्च गलनांक भी होता है, और उच्च गलनांक से आप ये भी ध्यान रखिए कि इसका घनत्व भी जो है वो उच्च होता है। पर इसमें अगर बात करें तो इसमें जो गलनांक होता है वो आपका कम होता है अधातु में, और साथ ही साथ घनत्व भी कम हो जाएगा जब उसमें ज्यादा है। साथ ही साथ एक और पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि जो धातु है वो सभी सुचालक होती हैं, पर अधातु की अगर बात करें तो ग्रेफाइट और कार्बन को छोड़कर या उसके अतिरिक्त जो है अधातु कुचालक होती हैं। तो ग्रेफाइट और कार्बन ध्यान रखिएगा, हो सकता हो यहां से प्रश्न बहुविकल्पी में आपसे पूछ लिया जाए। तो ये अंतर जो मैंने बताया एकदम रटे होने चाहिए, मैंने यहाँ पर तो लिखा नहीं है, पर जब मैंने आपको कराया था पहले तो ये सारी चीजें लिख कर बताई थी। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 14। प्रश्न आपका है कि किसी विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोधक क्रमशः 2 ओम और 4 ओम हैं और 6 वोल्टेज बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, तो धारा का मान आपको जो है वो बताना है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था, इससे आपके एक साथ दो जो है वो फॉर्मूले यूज होंगे और दोनों का कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो प्रतिरोध लिखे हुए हैं 2 ओम, ये जो इस टाइप से चिन्ह बना हुआ है इसको हम ओम पढ़ते हैं, ये मैंने आपको बताया था। और ये 4 ओम, 2 ओम 4 ओम दे रखे हैं प्रतिरोध, और प्रश्न में ही दे रखा है कि ये श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। दो प्रकार के क्रम होते हैं, एक श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर क्रम होता है। अगर श्रेणी क्रम में दे रखे होते हैं तब आप निकालते हैं इसका तुल्य प्रतिरोध। तो यहां पर आप लिख भी सकते हैं क्या कि R1 जो है इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2 ओम, और R2 की वैल्यू आपको दे रखी है 4 ओम। इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल पहले करा चुके हैं, ऐसा ना सोचिएगा कि मैंने ऐसे ही डायरेक्ट कराया है। इस टाइप के प्रश्न हमने चित्र वाले भी करा दिए थे, नहीं देखे हो देख लीजिएगा। R1 की वैल्यू 2 ओम दे रखी है, R2 की वैल्यू 4 ओम दे रखी है, और प्रश्न में कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जो है वो संयोजित है। अब श्रेणी क्रम में संयोजित का जो फॉर्मूला होता है वो R बराबर होता है R1 प्लस R2, ये मैंने बताया था। अगर समांतर क्रम में यहां पर लिखा होता तो आपका इसी को अपॉन में आता 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, इस टाइप से, पर श्रेणी क्रम में लिखा हुआ है। और यही चीज आपके प्रश्न में नहीं भी लिखी होती है, जब चित्र में यही चीज पूछ ली जाती है तो आपको खुद पहचानना होता है कि कैसे आप उसे श्रेणी क्रम में ले करके करेंगे या समांतर में। तो इसमें आप रखेंगे मान, तो R बराबर R1 की वैल्यू 2 ओम है और R2 की वैल्यू 4 ओम है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 6 ओम आएगा, यानी जो R है इसकी वैल्यू आपको 6 ओम प्राप्त हो गई। इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध। ये सारे आप डीएलएड के जब लेवल पे काम या इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो ये सारी चीजें स्टेटमेंट के तौर पर आपको लिखना जरूरी हो जाती है। वैसे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं आर की वैल्यू करके। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध आपका 6 ओम यहां से आएगा। प्रश्न में कह रहा है कि 6 वोल्टेज बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित है, यानी जो ये मान V करके दे रखा है ये किसका दे रखा है, सेल का वोल्टेज दे रखा है। V से ही आपको समझ में आ रहा है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे कि जो सेल है इसका वोल्टेज जो है वो कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 6 वोल्टेज करके इस टाइप से दे रखा है। अब निकालना आपको क्या है, निकालना आपको धारा है। तो धारा हम किसे कहते हैं, आई को कहते हैं। और अगर आपको प्रश्न में देखना है तो यहां पर आपको मान R का भी दे रखा है, V का भी दे रखा है और I का भी निकालना है। तो VIR इससे संबंधित कौन सा सूत्र होता है, तो ओम का नियम होता है। और ओम के नियम के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं जो है वो नियत रखी जाए तो किसी प्रतिरोध सिरों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर होता है ये आपका जो विद्युत धारा है या उसमें उत्पन्न जो प्रवाहित धारा है उसके जो है वो समानुपाती होता है। इसका सूत्र होता है V बराबर IR। यहाँ पर जो V है वो आपका विभवांतर है, I जो है वो आपकी विद्युत धारा है, और जो R है ये आपका प्रतिरोध है। अब मान सब रख दीजिए, यहाँ पर जो V जो है इसकी जगह मान रखेंगे आप 6, तो ये यहाँ पर 6, या तो आप डायरेक्ट इस I का मान निकालना है, I को इस तरफ कर लीजिए, I बराबर क्या हो जाएगा R V बटे R, इस टाइप से हो जाएगा। अब यहाँ पर V का मान कितना दे रखा है, तो 6 दे रखा है प्रश्न में ही, देखिए लिखा है ना 6 वोल्टेज बैटरी, और R प्रतिरोध का आपने 6 ओम निकाला ही है तो इसकी जगह 6 रख दीजिए। इस 6 से ये 6 काटेंगे तो I जो है आपका इसका मान 1 जो है वो एम्पियर प्राप्त हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या आएगा, 1A आपका आंसर जो है वो धारा का प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका तरीका था इस प्रश्न को, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं चलिए हमारा अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न आपका 15 था कि विद्युत बल्ब अथवा परावर्तनी भट्टी अथवा वात्या भट्टी में कोई एक नामांकित चित्र बनाना था। तो सबसे पहले देखिए विद्युत बल्ब का चित्र, जिसमें यहाँ पर सारी चीजें मैंने आपको बताई। रांगा पिन, ये मैंने फर्स्ट डिवीजन में भी रखा था। रांगा पिन, पीतल या एल्यूमिनियम जो है उसकी टोपी, इसी प्रकार कांच का स्तंभ, सुचालक तार, नाइट्रोजन ऑर्गन गैस, फिलामेंट, कांच बल्ब, इस टाइप से। फिर आपका परावर्तनी भट्टी के संदर्भ में है, तो ये परावर्तनी भट्टी का चित्र है जिसमें अग्नि भट्टी, खान, ट्यूबर, चिमनी, व्यर्थ गैसें, ये परावर्तनी भट्टी का है। और तीसरा पूछा गया था वात्या भट्टी का, तो ये आपका वात्या भट्टी का चित्र है जिसमें धातुमल, गर्म वायु का झोंका, उच्च ताप से ईंटों का यहाँ पर अस्तर होता है, ऊपर चार्ज है, टेम्परेचर आप देखिए ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा है, 250 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, नीचे उससे 400 डिग्री सेल्सियस, उससे नीचे 700, इसी प्रकार 800 से 1000, फिर 1200, फिर 1500 बढ़ रहा है। नीचे पिघली धातु के लिए इस टाइप से निकासी स्थल भी बना हुआ है और ये सारी चीजें। तो मैंने क्या बताया कि चित्र के लिए हम एक अलग से आपको वीडियो दे देंगे जिसमें सभी चित्र होंगे, जितने भी आपके कोर्स में होंगे सब उसमें आ जाएंगे। तो उसके लिए बिल्कुल चिंता ना करिए, वीडियो आज से कल तक आपको जो है वो दे दिया जाएगा। और सीटेट की जो टाइमिंग चल रही थी, सीटेट का तो पेपर आपका बस समाप्त ही है, तो जो उसकी सीटेट वाली टाइमिंग है दोपहर के 3 बजे वाली, वो हम डीएलएड में ही शामिल कर देंगे, यानी कि अब 3 बजे जो क्लासेस हैं वो भी डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की ही चलेंगी। तो 15 प्रश्न हो गया हमारा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 16। 16 प्रश्न आपका है कि हेपेटाइटिस रोग से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार और लक्षण जो है वो बताइए। तो मैंने बताया था हेपेटाइटिस रोग के बारे में, इसी को हम पीलिया कहते हैं, इसी को जॉइंडिस कहते हैं, इसी को लीवर का रोग भी कहते हैं। बहुत बार प्रश्न ये पूछा जाता है रोग के संदर्भ में कि किस अंग को प्रभावित करता है। इस टाइप के प्रश्न देखिए कंपटीशन लेवल में भी बहुत पूछे जाते हैं, तो हेपेटाइटिस रोग के बारे में इस टाइप से लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया था इसके प्रकार, तो इसके 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। अब इसमें भी मैंने बताया था कि जो बी वाला होता है ये सबसे खतरनाक होता है, हेपेटाइटिस बी। और हेपेटाइटिस बी के बारे में ये भी मैंने बताया था, संक्रमित सुई से होता है, टैटू से होता है, पुराने रेजर से होता है, शारीरिक संबंध से होता है, माँ से बच्चे को होता है, इस टाइप के इसके सभी रीजन होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था ये पूरे हेपेटाइटिस रोग के संदर्भ में पूछा गया था कि उसके लक्षण बताइए। तो ये आपके लक्षण है हेपेटाइटिस के, जैसे कि भूख ना लगना, उल्टी आना, त्वचा या आंखों के सफेद हिस्से का पीला पड़ जाना, या बुखार और थकान जो कई हफ्ते या महीनों तक बना रहे, इस टाइप से। एक चीज मैं आपको और थोड़ा सा सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो ये यहाँ पर आप लक्षण देख रहे हैं ये अमूमन अधिकतर आपको जो डिसीज है, बीमारी, उनमें देखने को मिलता है। तो ऐसा कोई रोग पूछ लिया जाए जो आपने कभी ना सुना हो और पेपर में पूछा जाए, तो आप खाली मत छोड़ के आइएगा, उससे रिलेटेड चीजों को लिख कर जरूर आइएगा। डीएलएड में कभी भी कोई भी प्रश्न आपको खाली नहीं छोड़ना है, उससे संबंधित कुछ भी आपको आता हो लिखिए जरूर, तभी आपको नंबर मिलने के कुछ ना कुछ चांसेस रहेंगे। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 17। 17 प्रश्न आपका है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ और दोष बताइए। तो सबसे पहले लाभ की या गुण की बात करते हैं। तो गुण के संदर्भ में मैंने दो दो ही पॉइंट बताए थे, पर यहाँ पर कुछ और भी देख लेते हैं। देखिए गुण की अगर बात करें तो आप कह सकते हैं कि जो सही परमाणु भार है उसको ज्ञात करने में मेंडलीव की आवर्त सारणी से हेल्प मिलती थी। दूसरे आप गुण में ये भी कह सकते हैं कि जो नए तत्व हैं उनकी खोज होने लगी, अनुसंधान होने लगा। जैसे कोई फील्ड होती है ना पर्टिकुलर, उसमें अगर एक चीज किसी ने खोज दी तो उससे संबंधित और लोग जुड़ते हैं, धीरे 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 और उनमें इन्वेंशन होता चलता है। इसी प्रकार आप कहेंगे कि जो तत्व होते थे उनके यौगिक की क्या प्रकृति है उसकी इनके संदर्भ में जानकारी मिलने लगी। और आप क्या कहेंगे कि तत्वों के अध्ययन में सुविधा होने लगी। तो इस प्रकार से गुण के संदर्भ में आप पॉइंट लिख सकते हैं। इसी प्रकार दोष की अगर बात करें तो दोष में आप पॉइंट याद रखिए, क्योंकि तारीफ तो किसी की आप आसानी से लिख सकते हैं, पर दोष आपके दिमाग में होने चाहिए कि आवर्त सारणी जो इनकी थी, इन्होंने समान तत्वों को, मैंने कहा था, एक साथ जो है वो, यानी समान जो तत्व थे उनको अलग अलग रखा था और जो असमान तत्व थे उनको इन्होंने एक साथ रखा था। इस टाइप से अपोजिट क्रम में आपको दोष याद करने में आसानी होगी। अब इसमें अगर बात करें जैसे असमान तत्व हैं, तो इन्होंने जो क्षार और जो सिक्का धातु थी उनको एक साथ रखा था। तो यही था कि असमान तत्व थे पर उनको एक साथ रखा था। दोष में ही एक पॉइंट आप हाइड्रोजन के संदर्भ में ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन का जो स्थान था वो निश्चित नहीं था। इन्होंने रखा जहां था उसके गुण हेलोजन से मिलते थे, जबकि इन्होंने रखा पहले वर्ग में था। तो ये हाइड्रोजन के संदर्भ में इनके दोष में आते हैं। और भी दोष थे, जैसे इन्होंने समस्थानिक जो होते थे उनके लिए कोई स्थान नियत नहीं रखा था। अधिक जो परमाणु भार वाले थे सभी तत्व, उनको सभी कम परमाणु भार वाले तत्वों के साथ रखा गया था, उनसे पहले रखा गया था।
और लेंथेनाइट जो एक्टेनाइट जो श्रेणी थी जिनको बाद में अलग से स्थान मिला था उनको कोई स्थान नहीं दिया गया था, तो ये कुछ दोष थे, तो दोनों ध्यान रखिएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और जो है आपका कूलाम के नियम से संबंधित। और वीडियो इसको देखने के बाद सभी लोग अपना स्कोर अवश्य वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा कि टोटल 18 में से कितने प्रश्न आपके सही रहे। और साथ ही साथ वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो, तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो जैसे हमने अभी साइंस का देखा है मॉडल पेपर, इसके बाद हम लेकर आएंगे सोशल साइंस या फिर मैथ, क्योंकि ये जो तीन आपके सब्जेक्ट हैं इन पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और साथ में इंग्लिश। उसके बाद जो आपके उधर वाले सब्जेक्ट हैं शैक्षिक प्रबंधन आरंभिक, उनको हम बाद में करेंगे। पहले जो ये इधर वाले सब्जेक्ट है उनको हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो देखते हैं हमारा लास्ट प्रश्न 18 नंबर की, कूलाम का नियम जो है वो किसे कहते हैं, इसका सूत्र भी लिखिए। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही आपका होता है कूलाम का नियम। और साथ ही साथ अगर बात करें इसके सूत्र की, तो सूत्र होता है आपका एफ बराबर क्या, ये जब के यहाँ पर रख देते हैं तो एक नियतांक के रूप में, तब यहाँ पर आप बराबर लिखते हैं। पर जब ये के वाला नहीं साइन आप दर्शाते हैं, नियतांक को नहीं दर्शाते हैं, तो ये जो समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती आपने जो माना है, इसको एज इट इज आपको यहाँ पर दिखाना होता है। यहाँ पर अगर फॉर्मूले में आप ये के नियतांक नहीं लिख रहे हैं, तो आप इस फॉर्मूले को एफ अनुक्रमानुपाती करके Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के संदर्भ में दर्शाएंगे। और यदि कूलाम के नियम के संदर्भ में यह पूछा जाए कि ये जो नियम है वो किसके संदर्भ में दिया गया है, तो जो आवेश होता है इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण के संबंध में ये नियम जो है वो दिया गया है। और जो ये सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसी जो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है इसी के आधार पर ही लिखा गया है कि दोनों जो आवेश है उनका गुणनफल, आवेश क्या है Q1 Q2, तो इनका देखिए मल्टीप्लाइड है, इनके गुणनफल के समानुपाती, समानुपाती मतलब सामने लिखा है, F जो है इसके सामने लिखा है यानी समानुपाती, अगर अपोजिट या बटे में लिखा है तो व्युत्क्रमानुपाती, और लिखा हुआ है ना उनके आवेश के बीच की दूरी, तो दूरी क्या है आपकी R है, R होती है दूरी, त्रिज्या होती है, तो इसीलिए उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और वर्ग भी लगा हुआ है R स्क्वायर। तो इस सूत्र को अगर आप याद रखें तो उससे भी इस डेफिनेशन को आप लिख सकते हैं, या इस डेफिनेशन को आप याद रखे हैं तो इससे भी आप इस सूत्र को लिख सकते हैं। तो पूरा हमारा कंप्लीट हुआ मॉडल पेपर सॉल्यूशन। पर जैसा कि सभी वीडियो में हम लास्ट में एक ना एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, तो इस वीडियो को भी समाप्त करने से पहले एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, और प्रश्न को हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। प्रश्न आपका है कि ह्यूगो डी ब्रिज, आपने नाम अवश्य सुना होगा, ह्यूगो डी ब्रिज, जो कि आपके संबंधित हैं किससे, आपके जो जैव विकास के जो सिद्धांत है उसके उत्परिवर्तनवाद से संबंधित है, मैंने आपको पढ़ाया है। तो जो उत्परिवर्तनवाद से संबंधित हैं ह्यूगो डी ब्रिज, ये कहां से बिलोंग करते हैं ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका अंग्रेज थे ये, दूसरा आपका ऑप्शन है कि ये जो है वो फ्रांसीसी थे, तीसरा आपका ऑप्शन है कि ये हॉलैंड के थे, और चौथा आपका ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं कितने लोग ने सही से जो है वो चीजों को पढ़ा है और कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। तो दो चीजें आपको बतानी है, पहला कि 18 नंबर तक के प्रश्न तक, यानी कि टोटल आपका जो ये सेट है इसमें 18 प्रश्नों में से कितने आपके स्कोर सही आया, तो अपने सही नंबर बताइएगा कि अगर ऐसा एज इट इज पेपर आता तो आपके कितने आते नंबर। और दूसरा आपका ये प्रश्न है ह्यूगो डी ब्रिज वाला। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य जो है वो कर दीजिएगा, ताकि सभी तक इसका सॉल्यूशन और इस टाइप के जो प्रश्न हैं उनका जो है वो प्रश्न अगर पेपर में आए तो गलत जो है वो बिल्कुल भी ना हो। तो फिर मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में एक नए सेट के साथ, और वो सेट हम पूरी कोशिश करेंगे कि सोशल साइंस का ही होगा, और सोशल साइंस के सेट के साथ ही चलिए मिलते हैं। मैथ का उसके बाद हम देख लेंगे, तो सोशल साइंस का आपका सेट होगा। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।